आपको लिए चलेंगे वॉर रूम गजा। गजा वॉर रूम में ताज़ा तरीन अपडेट्स के साथ हाजिर हैं। सबसे पहले आपको अपडेट करें, अस्पताल पर एक ही हमले में 500 फलस्तीनियों के कत्ल के बाद भी इसराइली जुनूनियत कम ना हुई। शिमाली गजा में जबालिया पर हमले में मजीद 45 फलस्तीनी शहीद, ज्यादातर बच्चे और खवातीन शामिल। इसराइल ने हमला करके एक बेकरी भी तबाह कर दी। अब तक इसराइली हमलों में शहीद फलस्तीनियों की तादाद 3500 से ऊपर चली गई है। इसराइल की गजा सिटी के मजीद इलाकों से जबरी नकल मकानी कराने के लिए नई धमकी सामने आई है। इसराइल की धोखाबाजी और महफूज इलाकों में भी बमबारी के बाइस फलस्तीनी इलाके छोड़ने से खौफजदा है। इसराइल ने जंगी जुनून और नफरत की आग में सारी हदें पार कर दी हैं। गजा में अस्पताल पर बमबारी करके 500 से ज्यादा मासूम फलस्तीनियों को शहीद कर दिया। बमबारी से कबल और इसके बाद के हालात से मुतालिक गजा की फिजा एक बार फिर सोगवार, एक बार फिर बेकसूर बच्चों को नफरत की कीमत अदा करनी पड़ी। अस्पताल को महफूज समझकर वहां पनाह लेने वाले मासूम बच्चों को क्या पता था कि इसराइली जहरियत, नफरत और बर्बरियत की कोई हद नहीं। गजा के अल अहली अस्पताल में इसराइल की बमबारी ने सैकड़ों बच्चों की मासूमियत मलबे तले दफन कर दी। इसराइली दरिंदगी ने सैकड़ों फलस्तीनियों को एक ही झटके में शहीद कर दिया। चंद ही लम्हों में जख्मी और मरीज मौत की आगोश में चले गए। डॉक्टर्स और दीगर तिब्बी अमला भी शहदा की फहरिस्त में शामिल है। इन मनाजिर में देखा जा सकता है कि इसराइली हमले से कबल मासूम फलस्तीनी बच्चे अस्पताल में खुद को महफूज समझकर वहां खेल कूद में मसरूफ हैं। बमबारी के नतीजे में जहां शहदा के लवाहिकीन बिछड़ जाने वालों के गम में नढाल थे, वहीं बच्चे ये सवाल करते रहे कि अब वो कहाँ जाएंगे, क्या करेंगे, कैसे जिंदा रहेंगे। किसी के पास इन सवालात का कोई जवाब नहीं। अल अहली अस्पताल की तबाही के बाद वजारत सेहत के आला ओहदेदार ने अपनी लाचारगी का इजहार करते हुए कहा कि गजा के अस्पताल में सैकड़ों जानों का ज़िया अमेरिका और यूरोपीय यूनियन की जानिब से इसराइल की गैर मशरूत हिमायत का नतीजा है। ओहदेदार ने बताया कि इसराइल ने हफ्ते को भी अस्पताल पर गोले बरसाए थे और अस्पताल डायरेक्टर को वार्निंग दी थी कि अस्पताल को फौरी खाली कर दिया जाए। इसराइल की इस दहशत गर्दी के खिलाफ दुनिया भर में एहतजाज तो जारी है, लेकिन बज़ाहिर ऐसा मालूम होता है कि किसी के पास गजा में जारी कशीदगी का कोई हल नहीं। गजा में मौजूद मासूम बच्चे अब भी दुनिया की मदद के मुंतज़िर हैं। शदीद तशवीशनाक सूरत हाल आपने इस रिपोर्ट में जानी। गजा में अस्पताल पर हौलनाक इसराइली हमला नाकाबिले कबूल है। अस्पताल मुक़द्दस हैं और इनकी हर कीमत पर हिफाजत की जानी चाहिए। अक़वाम मुत्तहिदा की सख्त अल्फाज में मज़म्मत। सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतरेस ने कहा है कि हमास के हमले इज्तिमाई सज़ा का जवाज़ नहीं हो सकते। UN इंसानी हुकूक कमिश्नर का असर रसूख रखने वाली तमाम रियासतों से खौफनाक सूरत हाल फौरी ख़त्म करने की हर मुमकिन कोशिश का उन्होंने मुतालिबा किया है। और जियो न्यूज़ की टीम कवरेज के लिए मौजूद है बैरूत में बिफरा हुआ मजमा अक़वाम मुत्तहिदा की इमारत पर चढ़ दौड़ा। इमारत के बाहर चौकी पर तोड़ फोड़ की और CCTV कैमरे तोड़ दिए। अक़वाम मुत्तहिदा बैरूत की इमारत से एहतजाज के बाद की सूरत हाल बता रहे हैं जियो न्यूज़ के नुमाइंदे अली इमरान सैयद। जी अली इमरान, बताइए। गजा में अस्पताल पे हमला जो हुआ है, नाकाबिले यकीन बर्बरियत का मुजाहरा इसराइल की तरफ से हुआ है, जिसके बाद पूरे अरब वर्ल्ड में शदीद गमो गुस्से की लहर दौड़ी है, रैलीज निकली हैं और मुजाहरे हुए हैं। यहाँ बैरूत में बहुत बड़ा मुजाहरा हुआ, जिसके बाद जो शुरका हैं मुजाहरीन, वो यहाँ UN के दफ्तर में, हम इस वक्त बैरूत में मौजूद हैं, UN के दफ्तर में, मरकजी दफ्तर में गजा और फलस्तीन के हक में नारे लिख दिए गए हैं। उसके साथ इनकी पैकेट्स जो हैं UN की, यूनाइटेड नेशन की, उसके ऊपर पथराव किया गया है। CCTV कैमरा आपको टूटा हुआ दिखेगा और उसके अलावा लाइट्स और दीगर भी जो यहाँ पे सर्वेलेंस का सिस्टम लगा हुआ था, उसे स्मैश किया है मुजाहिरीन ने। मुजाहिरीन को रोक दिया गया, बाहर की तरफ ही रोक दिया गया। और ये देखें, ये भी एक जो स्टॉप का UN के दफ्तर के पास एक साइन लगा हुआ था, उसे भी तोड़ा गया। और गालिबन इसका मतलब मुजाहिरीन ये ले रहे हैं कि ये जो स्टॉप है ये गाजा में होना चाहिए। इसराइली हमलों के ऊपर जो है वो
रुकावट आनी चाहिए और उस सिलसिले में यूएन को अपना किरदार अदा करना चाहिए, ना ये कि यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में वीटो हो जाए और मजलूम फ़लस्तीनियों पे, फ़लस्तीनी हॉस्पिटल्स पे ऐसे हमले हों जिनकी मिसाल तारीख में नहीं मिलती। बहुत बहुत शुक्रिया आपका अली इमरान सैयद और तारिक अबुल हसन, दोनों जियो न्यूज़ के नुमाइंदगान, सीनियर नुमाइंदगान इस वक्त गजा से 280 किलोमीटर दूर हैं और लम्हा ब लम्हा में सूरत हाल से आगाह करें। वॉर रूम से आप मुसलसल अपडेटेड हैं। गजा के अस्पताल पर हमले के बाद इसराइल के खिलाफ गम गुस्सा बढ़ गया है। मुख्तलिफ ममालिक में इसराइल और इसके हामी ममालिक के सफारतखानों के बाहर मुजाहरे हो रहे हैं। फ़लस्तीनी शहर रामल्ला में भी मुजाहिरीन और फ़लस्तीनी हुक्काम के दरमियान झड़पें हुई हैं। मुजाहिरीन ने पुलिस पर पथराव किया। उर्दून के दारुल हुकूमत ओमान में इसराइली सफारतखाने के बाहर हज़ारों लोगों ने एहतजाज किया। पुलिस और मुजाहिरीन में झड़पें हुई। मुजाहिरीन के सफारतखाने में घुसने की कोशिश भी की गई। तेहरान में भी सैकड़ों मुजाहिरीन ने फ्रांसीसी सफारतखाने के बाहर मुजाहरा किया। तुर्की में मुजाहिरीन की नेटो के फौजी अड्डे में घुसने की कोशिश की गई। पुलिस पर पथराव भी किया। बैरूत में मुजाहिरीन की बड़ी तादाद ने अमरीकी सफारतखाने की जानिब रुख कर लिया है। सफारतखाने के बाहर आग लगा दी। मुजाहिरीन की बैरूत में अक़वाम मुत्तहिदा की इमारत में भी तोड़फोड़। ट्यूनिस, मिस्र और फ्रांस में भी मुजाहरे जारी। गजा अस्पताल पर बमबारी, अमरीका को मशरिक़ वस्ता में नए चैलेंज का सामना करना पड़ रहा है। उर्दन ने अमरीका समेत 4 ममालिक के सरबराहों का इजलास मनसूख कर दिया। अमरीका के सदर जो बाइडन उर्दन का दौरा नहीं कर सकेंगे। दौरा इसराइल पर रवाना हो गए हैं। कहा अस्पताल पर इसराइली तैयारों के हमले के लिए धमाके का लफ्ज़ इस्तेमाल किया। कहा नुकसान पर गुस्से और शदीद गमगीन हूँ। नेशनल सिक्योरिटी को वाक़े की दुरुस्त मालूमात जमा करने की हिदायत भी की और कहा कि अमरीका तनाज़ात के दौरान आम शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए वाज़े तौर पर खड़ा है। अस्पताल पर इसराइली बमबारी की सूरत हाल पर रूस और मुत्तहिदा अरब अमारात की जानिब से अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल का हंगामी इजलास तलब कर लिया। गजा की सूरत हाल पर OIC की एग्जीक्यूटिव कमेटी का हंगामी इजलास आज होगा। निगरान वज़ीर ख़ारजा जलील अब्बास जिलानी इजलास में शिरकत के लिए जद्दा पहुँच गए। अहम अपडेट ये आ रही है कि जद्दा में इस्लामी ताउन तंजीम के वज़राए ख़ारजा का इजलास हुआ है। इस इजलास की तफसील ये है कि पाकिस्तान की तरफ से निगरान वज़ीर ख़ारजा जलील अब्बास जिलानी ने शिरकत की है। ईरानी वज़ीर ख़ारजा ने इसराइल को तस्लीम करने वाले ममालिक से तलबीब से सफ़ीरों को बुलाने का मुतालबा किया है। ईरानी वज़ीर ख़ारजा ने इसराइल पर तेल की पाबंदियों समेत दीगर पाबंदियाँ लगाने का भी मुतालबा किया है। गजा वॉर रूम में ताज़ा तरीन अपडेट्स के साथ एक बार फिर हाजिर हैं और अब से कुछ देर पहले फ़लस्तीनी वज़ारत सेहत के तर्जुमान डॉक्टर मरवान अबू सादा से जियो न्यूज़ के वॉर रूम में खुसूसी उन्होंने गुफ्तगू की है और बताया है कि हेल्थ से मुतालिक, सेहत से मुतालिक किन मसाइल का सामना करना पड़ रहा है फ़लस्तीनियों को। मुलाहिज़ा कीजिए। हमारे साथ मौजूद हैं फ़लस्तीनी वज़ारत सेहत के तर्जुमान डॉक्टर मरवान अबू सादा। उनसे बात करेंगे। यंज़ुम अलैना मिन गज़ा सैयद डॉक्टर मरवान अबू सादा, मुदीर आम अल-इत्तिसाल अद-दौली व नातिक़ रस्मी बिस्म वज़ारत अस्सहा अल-फ़लस्तीनिया। शुक्रन या डॉक्टर अला वक़्तक। ما هو الوضع الدقيق في غزة الآن وأنت هناك؟ هل يمكنك شرح الوضع بشكل أفضل؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم. الوضع الإنساني في قطاع غزة وضع مأساوي جدا. يعني كما تعلمون غزة منذ 11 يوم تقريبا بدون كهرباء، بدون ماء، بدون طعام، بدون محروقات، من أجل تشغيل المستشفيات ومن أجل تشغيل آبار المياه. طيب دكتور، كم عدد الشهداء وماذا عن جرحى وما هو الوضع الصحة؟ هذه اللحظة رقم الإصابات في قطاع غزة يزيد عن 10,000 مصاب و800 تقريبا. عدد الشهداء حتى هذه اللحظة يزيد عن 2800 شهيد. يعني حوالي 64% من المصابين أو من الشهداء والمصابين، يعني دائما من الشهداء 64% من الشهداء هم من النساء والأطفال، حوالي 853 طفل. من الطواقم الطبية حوالي 37 منهم الأطباء والممرضين والمسعفين. الوضع الإنساني الصحي النظافي برضو يتدهور. انتشار العدوى وارد في هذه الأيام والتلوث نسبته عالية. تم تدمير ما يعادل أكثر من 3731 بناية تشمل حوالي 10,500 وحدة سكنية.
المستشفيات ملأة بالمرضى، المستشفيات ملأة بالمرضى، تعج بالمرضى. نسبة إشغال الأسرة في المستشفيات تزيد عن 130%. المرضى مكدسون في الغرف وفي كريدورات الأقسام. في مستشفى الشفاء هناك أيضا نازحون من مناطق الإيواء أو من المناطق التي هدمت سكناهم، فهناك نازحون يعيشون الآن في حدائق مستشفى الشفاء وفي الأقسام وفي المباني التابعة للإدارة الطبية في مستشفى الشفاء. حوالي 40,000 نسمة يعيشون الآن داخل في كأنهم في دار للإيواء داخل مجمع الشفاء. طيب ماذا عن المدارس ودور الإيواء؟ للأسف حوالي 400,000 نسمة يعيشون في مدارس للإيواء، معظمها تابعة لوكالة الغوث الدولية. أيضا بكل حزن وأسى نتحدث أن الوكالة تركت منطقة شمال غزة ومحافظة غزة وانتقلت إلى محافظات الجنوب، وأصبحت هذه المدارس بدون رعاية من قبل وكالة الغوث الدولية. ويا دكتور، كيف تعطينا بالمرضى في المستشفيات المختلفة؟ من ذلك ما زلنا نقدم خدماتنا لجمهور المرضى الذين يعانون من أمراض مزمنة، على سبيل المثال الفشل الكلوي وغسيل الكلوي، لكن تم تخفيض عدد الجلسات التي يحتاجها المرضى للغسيل الكلوي، وتم تخفيض الوقت المخصص لديهم بسبب صعوبة الوصول في أوقات الليل وفي الصباح المبكر. أيضا مرضى السرطان الذين يعالجون في المستشفى الصداقة الفلسطيني التركي، وهو مكان متوسط في قطاع غزة، الوصول إليه صعب جدا، ذلك يعانون من صعوبة الوصول، فبعض المرضى لا يستطيعوا الحصول على خدمتهم الطبية في هذا المجال. शुक्रिया या डॉक्टर मरवान हमारे साथ मौजूद थे। डॉक्टर मरवान जो कि फ़लस्तीनी वजारत सेहत के तर्जुमान हैं, हमें गज़ा की ताज़ा तरीन सूरत हाल से आगाह कर रहे थे। और ताज़ा तरीन अपडेट ये भी है कि फ़ातिमा भुट्टो ने गज़ा के अस्पताल पर हमले की CNN की कवरेज पर कड़ी तनकीद की है। कहा है कि CNN को अच्छी तरह पता है कि अस्पताल किसी रॉकेट के धमाके से तबाह नहीं हुआ, क्योंकि हमास के पास ऐसा कोई रॉकेट नहीं है जो 500 लोगों की जान ले सकता हो। इसराइल ने एक जंगी जुर्म किया है जिसे CNN छुपाने की कोशिश कर रहा है, ये कहा है फ़ातिमा भुट्टो ने। गज़ा वॉर रूम से गज़ा की कशीदा सूरत हाल से मुतालिक आपको मुसलसल अपडेटेड रखेंगे। आप जियो न्यूज़ के साथ रहिए। मियां नवाज शरीफ की हिफाजती ज़मानत की दरख्वास्त पर समाअत शुरू हो गई है। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट और जस्टिस मियां गुल हसन पर मुश्तमिल बेंच समाअत कर रहा है। नवाज शरीफ की हिफाजती ज़मानत की दरख्वास्त पर समाअत शुरू हो गई है। इस अहम अपडेट से आपको आगाह कर रहे हैं। नवाज शरीफ की हिफाजती ज़मानत पर जो दरख्वास्त दायर की गई थी उसके ऊपर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में समाअत शुरू हो गई है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फारूक और मियां गुल हसन पर मुश्तमिल ये डिविजनल बेंच है जो इस केस की समाअत कर रहा है। नवाज शरीफ अदालत के सामने सरेंडर करना चाहते हैं, ये वकील अमजद परवेज़ ने दलाइल में कहा है, जिसके ऊपर चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने पूछा कि पिटिशनर इश्तिहारी है, सुप्रीम कोर्ट और आला अदालतों के फैसले मौजूद हैं, वो पेश करूंगा। अमजद परवेज़ ने दलाइल देते हुए ये कहा, एवनफील्ड और अल अजीज़िया रेफरेंस में सज़ा और जो कैद है उसके लिए गिरफ्तारी से रोका जाए, ये दरख्वास्त की गई है इस्लामाबाद हाई कोर्ट के रूबरू। अदालत तक पहुंचने और सरेंडर करने के लिए हिफाजती ज़मानत मंजूर की जाए, ये भी नवाज शरीफ के वकला दरख्वास्त में उन्होंने कहा है। नवाज शरीफ 21 अक्टूबर को इस्लामाबाद लैंड करेंगे, केसेस का सामना करना चाहते हैं, नवाज शरीफ के वकला ने दरख्वास्त की है। अल अजीज़िया और एवनफील्ड रेफरेंस में नवाज शरीफ सज़ा याफ्ता मुजरिम हैं और जाने से पहले 2019 में उनको बेल मिली थी। अब वो 21 अक्टूबर को वतन वापस आना चाहते हैं, जिसके लिए उन्होंने इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रुजू किया है और ये दरख्वास्त दायर की है कि उनको हिफाजती जमानत दी जाए। तोशाखाना केस में भी नवाज शरीफ की हिफाजती ज़मानत की दरख्वास्त दायर कर दी गई है। आज ही ये दरख्वास्त दायर की गई है। तोशाखाना केस में भी नवाज शरीफ की हिफाजती ज़मानत की दरख्वास्त दायर कर दी गई है और साबिक़ वज़ीर आज़म के वकला ने यह दरख्वास्त दायर की है। एहतसाब अदालत इस्लामाबाद में दरख्वास्त दायर की गई है। नवाज शरीफ के दायमी वारंट मुअत्तल करने की इसमें इस्तदा की गई है। और तोशाखाना ये जो केस था एहतसाब अदालत में था, जिसमें इश्तिहारी करा दिया गया था नवाज शरीफ को, और अब आज ही ये दरख्वास्त दायर की गई है जिसमें ये कहा गया है कि हिफाजती ज़मानत मंजूर की जाए नवाज शरीफ की।
लाहौर हाईकोर्ट ने रहनुमा नून लीग हनीफ अब्बासी को एफिडेविट केस से बरी कर दिया है। लाहौर हाईकोर्ट ने एफिडेविट कोटा केस में हनीफ अब्बासी की उम्र कैद की सजा कल आदम करार दे दी है। सदर नून लीग शहबाज शरीफ ने हनीफ अब्बासी की बरीयत के फैसले पर अपने रद्देमल में कहा कि हनीफ अब्बासी एक मन घड़त मुकदमे से बरी हुए हैं। बरीयत के बाद लाहौर हाईकोर्ट में गुफ्तगू करते हुए हनीफ अब्बासी ने कहा कि एफिडेविट केस की वजह से उन्हें 2 इंतखाबात से बाहर रखा गया। मजीद उन्होंने कहा कि अब शेख रशीद से इलेक्शन में मुकाबला होगा। शेख रशीद का जिक्र किया, शेख रशीद साहब कहाँ पे हैं और उनको इलेक्शन से बाहर तो नहीं किया जा रहा। आज तक ये मुझसे इलेक्शन जीता नहीं है, ये रिकॉर्ड निकाल के देख लें। लेकिन मेरी ख्वाहिश जरूर है कि वो मैदान में हो, इंतखाबी मैदान में, वहाँ मैदान सजे, अल्लाह जिसको इज्जत दे, जिसको नवाज दे। 5 हफ्ते मुसलसल कमी के बाद डॉलर फिर महंगा होना शुरू हो गया। इंटरबैंक में आज $1 1 रुपये 47 पैसे महंगा हुआ है, जिसके बाद डॉलर की इंटरबैंक कीमत 278 रुपये 50 पैसे हो गई है। ओपन मार्केट में डॉलर की कीमत में एक साथ 3 रुपये का इजाफा हुआ है, जिसके बाद ओपन मार्केट में $1 280 रुपये का हो गया है। पीपल्स पार्टी की जानिब से सानिया कारसाज के शहदा को खिराज अकीदत पेश करने के लिए जलसे का एहतमाम किया गया है, जिससे बिलावल भुट्टो जरदारी खिताब करेंगे। इस वक्त जलसागाह में क्या सूरत हाल है, अपने नुमाइंदे का रुख करते हैं। कामरान रजी हमें अपडेट करेंगे। जी कामरान। पीपल्स पार्टी की जानिब से 18 अक्टूबर 2007 को सानिया कारसाज में शहीद होने वालों को खराज अकीदत पेश करने के लिए जलसे का एहतमाम किया गया है। पहली बार है कि जलसा बिलावल हाउस के बाहर हो रहा है, जिसके लिए इंतजामात को आखिरी शक्ल दे दी गई है। ये जलसे का जो आगाज़ का वक्त है 5 बजे रखा गया है। बिलावल भुट्टो जरदारी इससे खिताब करेंगे। ख़ास बात यह कि इस जलसे को या इस खिताब को जो फ़लस्तीनी अवाम है उनसे इज़हार यकजहती से भी मंसूब किया जा रहा है। वहाँ जो मज़ालिम हो रहे हैं उस पर भी बात की जाएगी। बिलावल भुट्टो जरदारी अहम खिताब करेंगे और ये खिताब न सिर्फ यहाँ पर शुरका सुन सकेंगे, बल्कि पूरे पाकिस्तान के तमाम अजला में, तमाम सूबों में, गिलगित बल्तिस्तान में और कश्मीर में जहाँ जहाँ 18 अक्टूबर के शोहदा की याद में तकारीब हो रही हैं, वहाँ वीडियो लिंक के जरिए इस खिताब को सुना जाएगा। शहर भर से जो कारकुनान हैं वो अभी से ही पहुँचना शुरू हो गए हैं। बड़ी तादाद में जो है कारकुनान पहुँच रहे हैं, रैलीज की शक्ल में पहुँच रहे हैं कराची के तमामी अजला से। और जलसे का बाकायदा आगाज़ 5 बजे होगा।